हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं ज्योग्राफी की ही एक टॉपिक को लेके, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर महासागरीय जल के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब वो महासागरीय जल संचलन कैसे करता है, उसका मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर का, वो हम आज की वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि महासागरीय जल संचलन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, महासागरीय जो जल है वो स्थिर नहीं है। जो भी हम समुद्र के अंदर बड़े बड़े महासागरों में जल देखते हैं वो गतिमान है। और इस जल का जो महासागरीय जल है, इसकी कुछ भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है। जैसे कि क्या है, तापमान, खारापन और घनत्व। तापमान हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तापमान क्या है कि ऊपरी जो महासागर की ऊपरी सतह होती है, स्तर होता है, वहाँ पे क्या है, तापमान आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे तापमान कम मिलेगा। लवणता, यानी लवणता भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। खारापन, कि खारापन है पानी के अंदर एवरेज जो होता है 35 से 37% खारापन आपको मिलेगा, नमक मिलेगा समुद्र के पानी में। ये हमने पढ़ा था। कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे ज़्यादा है। घनत्व क्या कि ऊपर जो पानी है वो गर्म पानी है और नीचे पानी ठंडा पानी है, इसलिए ठंडे पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपको नीचे मिलेगा। और गर्म पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो कम है, इसलिए वो आपको ऊपर मिलेगी। तो ये तीनों भौतिक विशेषताएं हैं किसकी, महासागरीय जल की। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे है कि इसको कुछ बाह्य बल भी होते हैं जो इसके ऊपर कार्य करते हैं, बाह्य बल। और वो बल क्या है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और वायु, ये तीन इसके जो बाह्य बल है, जो जल है उसको गति कराते हैं। ये तीन चीज़ें, सूरज, चंद्रमा और वायु, कैसे कैसे गति करते हैं, क्या क्या इनसे होता है, वो चीज़ें हम आगे अभी क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो महासागरीय जल है ये गति करता है, स्थिर नहीं होता है। दूसरा, जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्षैतिज चलती हैं। वायु जो उसको चलाता है वो क्षैतिज चलाता है, लेकिन जो ये बल है सूरज और चंद्रमा, ये इसको ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर नीचे, यानी लॉन्गी जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल में, ऊपर से नीचे। वो हम कैसे पढ़ेंगे अभी आगे हम समझते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये है इसके बाह्य बल और ये भौतिक विशेषताएं महासागरीय जल की। तरंगे होती है, तरंगे एक ऊर्जा होती है, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ऊर्जा है जो पानी को आगे आगे गति प्रदान करती है। तरंगे वो होती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो अब आगे एक बार एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वो क्या है, वो है ज्वार भाटा। देखो, ज्वार भाटा होता क्या है पहले ही समझ लेते हैं। समुद्र में आपने देखा होगा लहरें बनती हैं, पानी के अंदर लहरें बनती हैं, और कभी पानी बहुत दूर तक आ जाता है और कभी पीछे रह जाता है, पीछे चला जाता है। वो ज्वार भाटा ही होता है। वो क्या है वो हम समझते हैं एक बार। ज्वार भाटा, सूरज और चंद्रमा, इन दोनों के बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इनकी वजह से समुद्र में रोज दिन में एक बार या दो बार ज्वार भाटा आता है। ज्वार आते हैं, भाटा तो कहूँ या ना कहूँ बराबर ही है। ज्वार भाटा कह सकते हैं कि पानी का एक बार ऊपर उठेगा फिर वापस चला जाएगा। दिन में एक बार या दो बार जरूर होता है ये ज्वार भाटा है। मुख्यतः ज्वार भाटा इसी को बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वृत्त ज्वार, एक होता है निम्न ज्वार। भाटा होता है कि पानी का पीछे सरक जाना, ज्वार का मतलब कि पानी का बढ़ना जमीन की साइड में। तो जो भाटा और ज्वार, एक होता है वृत्त ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। वृत्त ज्वार मतलब स्प्रिंग टाइड, और निम्न ज्वार मतलब कि नीप टाइड। ठीक है, देखो, सूरज और चंद्रमा के बल की वजह से पानी गति करता है। सूरज अपनी साइड में पानी खींचते, गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के पानी वापस आता है। जब पानी एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे गिरते हुए पानी ने दूसरी पानी को फिर धक्का दिया, फिर पानी ऊपर उठा, फिर नीचे गया। ये तरंगे बनती हैं ऐसे, यही ज्वार भाटा है। वृत्त ज्वार मतलब क्या होता है कि जब ये गुरुत्वाकर्षण बहुत ही हैवी होता है, कब होता है, पूर्णिमा और पूर्णिमा को और अमावस्या को। वृत्त ज्वार आपको सबसे ज़्यादा आपको वहाँ मिलेंगे।
और निम्न ज्वार भी होते हैं। ये कब होते हैं? जब सप्तमी या अष्टमी होती है, यानी कि जब 15 दिन जो होता है अमावस्या का आने का और 15 दिन पूर्णिमा का आने का, उसके बीच में जब 7वां या 8वां दिन होता है, सप्तमी और अष्टमी को आपको निम्न ज्वार मिलेंगे, और पूर्णिमा या पूर्णिमा को और अमावस्या का आपको वृद्ध ज्वार मिलेंगे। क्योंकि इस दिन क्या होता है, पृथ्वी है, एक साइड आपको चंद्रमा मिलेगा और एक साइड आपको सूरज मिलेगा, यानी ये तीनों एक ही रेखा मिलेंगे, अमावस्या के दिन भी और पूर्णिमा के दिन भी। इस वजह से इस दिन आपको ज़्यादा उच्च ज्वार मिलेगा, वृद्ध ज्वार मिलेगा। लेकिन ये मान लो पृथ्वी है, ये मान लो चंद्रमा है, ये मान लो सूरज है, इस दिन क्या हुआ कि एक 90 डिग्री के लगभग एंगल बन गया। ये होता है सप्तमी या अष्टमी को, और इस दिन आपको निम्न ज्वार मिलेंगे। ये ज्वार भाटा है। आपको मेरे ख्याल से ज्वार भाटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और है कि एक ज्वार भाटा, सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है पूरी दुनिया में? वो आता है कनाडा के अंदर, कनाडा देश के अंदर आता है। और आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, फंडी की खाड़ी। कहाँ पे ही? कनाडा के अंदर। आपको यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार भाटा मिलेगा। कितना? लगभग 15 से 16 मीटर की ऊंचाई पे ये आता है, फंडे की खाड़ी में। एग्जाम में अगर पूछ ले सबसे उच्च ज्वार दुनिया में कहाँ आता है, वो कनाडा के अंदर आता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा ज्वार भाटा का महत्व क्या है, इसका मतलब कि क्या काम आता है, क्या इससे फ़ायदा होता है? ज्वार भाटा दिन प्रतिदिन या जब भी आते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? देखो, सबसे पहला फ़ायदा ये क्या होगा कि ये नौका परिवहन में मदद करता है ये। दूसरा फ़ायदा इसका क्या होगा, ये मछुआरों के लिए हेल्पफुल होता है, मछुआरा समुदाय के लिए, क्योंकि इससे मछली पकड़ने में उनको मदद मिलती है। तीसरा, ये आपको मदद करेगा बंदरगाह पे जाने के लिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आज के समय में हमें बहुत ज़रूरी है ये, वो क्या है? विद्युत के लिए, बिजली उत्पादन में। क्योंकि जो जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, क्यों कभी ख़त्म नहीं होगा, अरबों सालों से है, आगे भी कई करोड़ों सालों तक रहेगा। तो जो उससे हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हमारा CO2 या दूसरे जो हम गैसेस छोड़ते हैं, जो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव को इफ़ेक्ट करते हैं, वो कम होंगी। और ये एक बड़ा ही अच्छा स्रोत है बिजली का, और इस पर बहुत सारे देश काम कर रहे हैं, जैसे फ्रांस, कनाडा, चीन, ये देश इस पर बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। और भारत में भी इसका बड़ा ही स्कोप देखा जा रहा है और इस पर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो ये मुख्यतः ये 3-4 हैं ज्वार भाटा के फ़ायदे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो क्या है कि महासागरीय धाराएं। देखो, हमने महासागरीय धाराएं कल पढ़ा था। महासागरीय धाराएं क्या होती है? महासागरीय धाराएं महासागर के अंदर होने वाली धाराएं, जो धाराएं पैदा होती हैं वो महासागरीय धाराएं हैं, मतलब पानी का चलना। इसकी अलग अलग धाराएं होती हैं। देखो, एक तो होता है कि जो ये महासागरीय धाराएं शक्तिशाली कहाँ पे होती हैं? ये सतह के ऊपर, जब ऊपरी सतह में जब महासागरीय धाराएं होती है, सतह पे शक्तिशाली होती है। और कितनी? लगभग महासागरीय धाराएं 10% लगभग ऊपरी सतह में होती है। लेकिन जो गहराई में जाते जाएंगे तो महासागरीय धाराएं जो शक्ति कम होती जाएगी, मतलब उनकी पावर कम हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगी। इस 90% के आसपास आपको गहराई में आपको ये महासागरीय धाराएँ मिलेंगी। महासागरीय धाराएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे हम कि बहुत सारी महासागरीय धाराएं हैं, जैसे लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ये महासागरीय धाराएं हैं। ये कौन सी महासागरीय धाराएं कहाँ पे हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडे पानी की महासागरीय धाराएं हैं, वो हम इस क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं। हम एक मैप से समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या है पूरी दुनिया में। देखो, मान लेते हैं ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये मान लेते हैं अफ्रीका है, और यहाँ पे कहीं भारत मान लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। इतना। ये है मान लो जापान, क्योंकि जापान के पास में भी मुख्यतः 2 धाराएं हैं जो बहुत ही फेमस हैं और बार बार क्वेश्चन पूछा गया है उनके ऊपर।
ठीक है। देखो धाराएं दो तरीके की होती है, एक तो होती है गर्म जल धाराएं, एक होती है ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं जो होती है वो गर्म पानी को ठंडे एरिया में लेके जाती है और वहाँ पे उस पानी को मिक्स कर देती हैं और उस पानी का तापमान बढ़ जाता है। जो ठंडी जल धाराएं हैं वो गर्म एरिया की साइड में आती है और वहाँ पे गर्म पानी मिल जाती है और उस पानी का तापमान कम कर देती है। ये होती है गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। और ये मछुआरों के लिए और उस समुदाय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पे मछली उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। ठीक है। तो जो एक होती है लैब्राडोर, लैब्राडोर होगी यहाँ पे, ये ठंडे पानी की है लैब्राडोर। जो डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ मान ठंडे पानी की है, और जो ऐसे हैं मतलब पूरी लाइन में है वो है गर्म। और ये कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। देखो लैब्राडोर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी एरिया में। ये कहाँ पे है, ये भी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी एरिया में है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लैब्राडोर जलधाराएं कहाँ पे बहती हैं, तो वो अटलांटिक महासागर में बहती है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड में। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका की पूर्वी साइड में अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम आपको मिलेगी। एक है हम्बोल्ट जलधारा, डोटेड है यानी कि ये भी ठंडे पानी की, हम्बोल्ट। ठीक है। ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड में, यानी प्रशांत महासागर के अंदर आपको ये वाली धारा देखने को मिलेगी। ठीक है। ये एक धारा थी। उसके अलावा दो तीन धाराएं और हैं। एक यहां पे आपको मिलेगी ठंडे पानी की जलधारा, ये है फॉकलैंड। ये कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी साइड में, यानी अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड जलधारा जो ठंडे पानी की है। एक आपको यहाँ पे मिलेगी बेंगुला। बेंगुला है, ये ठंडे पानी की है भी। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पे अटलांटिक महासागर में। एक यहाँ पे आपको मिलेगी अगुलहास। ये गर्म पानी की जलधारा है। कहाँ पे है ये, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में, यानी हिंद महासागर के आसपास में। ठीक है। उसके अलावा जो जापान है यहाँ पे आपको मिलेगी, एक मिलेगी आपको गर्म पानी की, इसको बोला जाता है क्यूरोसिवा। ये कैसी है, ये है गर्म पानी की जलधारा है, गर्म। उसके अलावा एक है ओयोसीओ। ये ठंडे पानी की जापान के पूर्वी तट पे है ओयोसीओ। क्यूरोसिओ गर्म पानी की जापान के ही पूर्वी तट के आपके आसपास मिलेगी। अगुलहास गर्म पानी की जलधारा, गर्म जलधारा है, ये अफ्रीका के राइट में, यानी कि पूर्व दिशा में, हिंद महासागर के आसपास। ये बेंगुला ठंडे पानी की, फोकलैंड ठंडे पानी की, हम्बोल्ट ठंडे पानी की, लैब्राडोर ठंडे पानी की, गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की। ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन ये मुख्यतः ऐसी हैं जो किसी देश के नाम पे, किसी एरिया के नाम पे नहीं है, तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। और लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ओयोसीओ और क्यूरोसिओ एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। ये दोनों तो लगभग हर बार पूछी ही जाती है। जब भी अगर इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये दो धाराएं जरूर पूछी जाती हैं, लैब्राडोर ठंडे पानी की, गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की जलधारा, गर्म जलधारा है। उसके अलावा यहाँ पे अलास्का जलधारा है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के किसी देश के नाम पे रखी गई हैं। तो छोटी छोटी बहुत है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नाम पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, तो आपको वो पहचान में आ जाएंगी कहाँ पे कौन सी जलधारा है नाम से, लेकिन ये आपको नाम से समझ में नहीं आएगा। ओयोसीओ और क्यूरोसिओ जापान के आसपास, ये नीचे है हिंद महासागर में, अफ्रीका के आसपास, ये अटलांटिक महासागर में है, ये अमेरिका के आसपास में है। तो ये महासागरीय धाराएं हैं, ये पेपर में आ जाती हैं। वही काम है इनका, गर्म पानी को ठंडे पानी में लेके, ठंडी जगह पे लेके आना, ठंडे पानी को गर्म जगह पे लेके जाना, ये इसका मुख्यतः काम है।
ठीक है, तो यही था महासागरीय जल धाराओं के बारे में था। और मेरे ख्याल से जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आज की हमने क्लास ख़त्म की इसके अंदर हमने भौतिक भूगोल जो है उसके सिद्धांत जो हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमने इसके अंदर आज ख़त्म कर दिए हैं। तो हम अगली क्लास के अंदर भारत के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे और भारत का भूगोल अगली क्लास से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में जो भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।